नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, पावर शेयरिंग फार्मूला नहीं, बजट पर मुशावरत ना करने का तनाज़ा नहीं, बल्कि इस बार किनाल मंसूबे को लेकर सवालात उठ रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग का जो विफाक में इत्तेहाद है, इसका मुस्तकबिल क्या होगा। किनाल मंसूबे की मुखालिफत में जब से सिंध में एहतजाज शुरू हुए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी प्रेशर में आ गई, वो दबाव में लग रही है और अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यही दबाव फॉरवर्ड कर रही है, बढ़ा रही है आगे अपनी इत्तेहादी हुकूमत को कि वो इस किनाल मंसूबे को ख़त्म करे, इसका ऐलान करे। लेकिन अभी तक वफाकी हुकूमत इस मंसूबे से पीछे हटती नज़र आ रही है। ना ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुतालबे पर इस इशू को मुश्तरका मफादात काउंसिल में ले जाया जा रहा है। CCI का जो इजलास होता है, पीपल्स पार्टी भी इस एतराज़ को उठा रही है कि CCI में इनको मसला ये लोग नहीं, इन्होंने इजलास बुलाया। नाजरीन, तनाज़े की वजह पाकिस्तान ग्रीन इनिशिएटिव के तहत निकाले जाने वाली नहरें हैं, जिनका मकसद चोलिस्तान की लाखों एकड़ जो बंजर ज़मीन है उसको काश्त करना है। वफाकी हुकूमत इस मंसूबे को खुशहाली से ज़रई इनकलाब से जोड़ती है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसे सिंध को बंजर करने के मंसूबे का नाम दे रही है। वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि नई नहरों को पानी पंजाब अपने हिस्से में से देगा, उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो एतराज़ बनता ही नहीं है। जवाबन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि सूबों में पानी की तकसीम का तनाज़ा हो तो जो मसला है इसको CCI मतलब कि मुश्तरका मफादात काउंसिल में डिस्कस करना होता है। लेकिन हुकूमत तो ये इजलास बुलाने से कतरा रही है। गुज़श्ता रोज़ गढ़ी खुदा बख्श में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो तकरीर की, उससे ऐसे ही लग रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहरों पर समझौता ना करने का अटल फैसला कर चुकी है। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि अगर आवाम कहेगी कि किनाल्स नामंजूर है तो PPI आवाम के साथ खड़ी होगी, शहबाज शरीफ के साथ नहीं। तो क्या अगर वफाकी हुकूमत ने लचक ना दिखाई तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंतहाई कदम भी उठा सकती है, इत्तेहाद ख़तरे में पड़ सकता है। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हद तक जाएगी कि इत्तेहाद को तोड़ दे? ज़ाहिर है इत्तेहाद टूटा तो हुकूमत जो है वो धड़म से गिर जाएगी। ज़ाहिर है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जो हुकूमत है बखूबी ये जानते हैं। तो सवाल उठता है कि अहम इत्तेहादी होने के बावजूद लीगी हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर करने के लिए तैयार क्यों नहीं है। आपको याद होगा नाजरीन कि 10 मार्च को पार्लियामेंट का जब मुश्तरका इजलास हुआ था, उसे सदर पाकिस्तान जरदारी साहब ने खिताब किया था। उन्होंने भी विफाक से किनाल मंसूबे के यकतरफ़ा फ़ैसले पर शिकवा किया था। उस पर हुकूमती हलकों का ये दावा सामने आया कि 6 नई नहरों का मंसूबा सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी की मंजूरी से शुरू हुआ। पीपल्स पार्टी पर यह इल्ज़ाम भी लगाया जा रहा है कि जिस किनाल मंसूबे पर अवाम में जाकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये सारे एतराज़ात उठा रही है, उसी मंसूबे की सदर आसिफ अली जरदारी 8 जुलाई 2024 को ईवान सदर में होने वाले ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव इजलास में उसूली तौर पर मंजूरी दे चुके हैं। इस खबर पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सख्त रिस्पॉन्स सामने आया। उन्होंने एक्निक के मीटिंग मिनट्स को झूठ करार दिया और कहा कि सदर आसिफ जरदारी को आबपाशी के मंसूबों पर ब्रीफिंग के लिए बुलाया गया था। सदर का एक्निक से कोई ताल्लुक है, ना ही सदर ऐसे किसी मंसूबे की मंजूरी दे सकते हैं। कुछ भी करना पड़े लेकिन किनाल मंसूबा नहीं बनने देंगे। अब यहाँ तासुर है, ये सिंध कॉम्परस जमातों के जारी करदा एहतजाज ने पीपल्स पार्टी को क्या मजबूर किया है कि वो भी इस मंसूबे की मुखालिफत करे, क्योंकि इन एहतजाजों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर सिंध के पानी का सौदा करने जैसे इल्ज़ामात लग रहे हैं। तो जो ज़ाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, क्योंकि सिंध में उनकी सियासत है, एक अरसे से दहाइयों से हुकूमत करते आ रहे हैं, उनके लिए इल्ज़ामात काबिल कबूल नहीं हैं। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने कुछ अर्सा पहले इल्ज़ाम लगाया कि आसिफ जरदारी और बिलावल ने सिंध का पानी पंजाब को बेच दिया है। ये भी कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी सिंध में अपना वोट बैंक बचाने के लिए इस इशू पर सिर्फ सियासत कर रही है। ये सारा मामला क्या है? वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत की यकीन दहानी के बावजूद पीपल्स पार्टी इस प्रोजेक्ट के ख़िलाफ़ क्यों खड़ी है और क्यों कह रहे हैं कि मंसूबा हम आगे नहीं बढ़ने देंगे? क्या ऑप्शंस हैं हुकूमत के पास? क्या ऑप्शंस हैं पीपल्स पार्टी को राज़ी करने के लिए? या हुकूमत भी अंदर से ये समझती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ सियासत कर रही है इस इशू पर? मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं खुर्रम दस्तगीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब आपका। खुर्रम साहब, हमें लग रहा है आपको भी ज़ाहिर है फीलिंग ये होगी कि 8 फरवरी 2024 के बाद से अब तक
अगर आपकी इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अगर टफ टाइम दिया है किसी इशू पर, तो ये वो इशू हमें लग रहा है। कैनाल्स का जो मंसूबा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर ये बातें हो रही हैं कि इत्तेहाद भी हमें तोड़ना पड़े तो तोड़ने से गुरेज नहीं करेंगे, लेकिन सिंध का पानी कहीं और हम नहीं जाने देंगे, ये ज्यादती हम अपने साथ बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये क्या सिर्फ सियासत हो रही है? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इतना सख्त स्टांस लेकर खड़ी हुई है? जी, पहली बात तो यह है कि जब भी मखलूत हुकूमतें होती हैं उनके अंदर मुखालफत की हल्की फुल्की मौसीकी चलती रहती है। ये इशू तो लगता है कि इस वक्त पानी वाले मामले पे बहुत शोर है, लेकिन पिछले साल बजट के मौके पर भी इसी तरह की बहुत सख्त रिजर्वेशंस जो हैं वो हमने सुनी थी और फिर अल्टीमेटली उनका नतीजा जो है वो मुस्बत निकला और बजट पास किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात साइट पर रखकर उस बजट के लिए मुकम्मल तौर पर अपनी हमायत का ऐलान किया। तो ये एक मखलूत हुकूमत है, उसके अंदर जो मुख्तलिफ राय है उसको उठती रहेगी, लेकिन ये पानी का मामला चूंकि पाकिस्तान के लिए इंतहाई हसास है, तो दो बुनियादी फैक्ट्स हैं जो हमने सामने रखने हैं। पहली बात यह है कि वफाक का कोई पानी नहीं होता। पाकिस्तान का जो पानी है उसके ऊपर पाकिस्तान के चारों सूबों का हक है, बिल्कुल, और वो सूबों के नाम से उसके तो ज्यादा वफाक के लिए अपनी कोई एलोकेशन नहीं है। तो दैट्स व्हाई ये आइन में कहा गया है कि आइन के तहत जब तक तमाम सूबे मुत्तफिक ना हो किनाल नहीं बन सकती। यू आर वेरी मच राइट के ज़ाहिर विफाक का नहीं है, सूबों के ज़ाहिर है चारों सूबों का पानी, तो आइन भी ये कहता है कि तमाम सूबों का मुत्तफिक होना जरूरी है। लेकिन आइन ये भी कहता है कि अगर कोई सूबा अपने हिस्से में से अपने पानी के इस्तेमाल का तयन कर सकता है, ये भी उतना ही फाइक हक है जितना ये कि कोई नई कैनाल बनाने का। तो नई कैनाल पे दूसरे सूबों की तो तब बात आएगी अगर उससे दूसरे सूबे की जो पानी की जो उनका हिस्सा है वो कम हो रहा हो। अब ये जो दूसरी चीज है जो मैंने आपसे बात कहनी है, बुनियादी फैक्ट है, वो ये है कि पूरे पाकिस्तान का पानी माहौलियाती तब्दीली की वजह से पंजाब का भी पानी कम हो रहा है, बलोचिस्तान का पानी कम हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा का पानी कम हो रहा है। तो हमें जो है इस नई हकीकत में जिसमें पूरे पाकिस्तान का ओवरऑल पानी कम हो रहा है, ये अब इशू तनाज़ा खड़ा हुआ है, और ये तनाज़ा जो है उसमें सियासत भी मौजूद है। लेकिन जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि एक सूबे में जिनकी हुकूमत है, पिछले अब 17 साल से उनकी हुकूमत है, उनको भी ये मामला जो है वो अब कानूनी पैराए में लाकर, चाहे वो CCI के नाम कोई पिटीशन फाइल करे जो सूबा सिंध है, या ओवरऑल जो है उसको सामने लाया जाए कि क्योंकि डिस्प्यूट जो है बिल आखिर ये पंजाब और सिंध के दरमियान का है, ये वफाक का नहीं है। तो डू यू रियली थिंक कि फिर CCI का इजलास बुला ही लेना चाहिए? हुकूमत रिलक्टेंट क्यों हो रही है? पीपल्स पार्टी तो मेरी तजवीज तो ये है कि इस पर जो है कहीं भी इस्लामाबाद में, कराची में, लाहौर में एक इजलास बुलाकर दोनों सूबों के जो पानी के एक्सपर्ट्स हैं और वफाक उसकी मुआवनत करे, इस इशू को रिजॉल्व कर देना चाहिए कि अगर पंजाब अपने उसका जो पानी का हिस्सा है उसमें से ये प्रोजेक्ट निकाल रहा है और इससे सिंध की जो करंट एलोकेशन है वो कम है पहले के मुकाबले में, वो कम 6 नहरें निकलनी है इस मंसूबे के तहत। ठीक है, हाँ, तो अब हमें ये जो कोशिश है कि हम जो है वो कहते हैं कि तर्ज़े कौन पर अड़े रहें कि जी पानी के मामले में जरा सी भी चीज को छेड़ा गया तो सिंध को एक, वैसे तो वैलिड ग्रीवेंस है, मैं उनकी जो शिकायत है उसको बिल्कुल समझता हूँ कि उनको जो उनका जो भी कंसर्न है वो जायज है, क्योंकि वो सबसे नीचे जो लोअर राइपेरियन है उस पर बैठे हुए हैं। लेकिन ये है कि अगर पंजाब का भी अपने पानी पर उतना ही हक है जितना सिंध का अपने पानी पर, तो अगर वो ये बात दोनों सूबे और वफाक की मौजूदगी में इस पर पहले एक तैयारी और डिस्कशन की बेहद जरूरत है, ताकि कम से कम फैक्ट्स जो हैं वो क्लियर हो जाए कि जो सबका पानी कम हो गया उसकी मौजूदगी में ये कैसे आगे चलेगा। और फिर अगर उसके लिए तैयारी हो जाती है तो फिर CCI का इजलास बिल्कुल बुलाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए पहले जो है ये गुफ्तगू करना, और चाहे एक सेशन में शायद मामला हल ना हो, लेकिन ये जरूर है कि सिंध की जो एक मुंतखब हुकूमत है उसको सेटिस्फाई किए बगैर ये प्रोजेक्ट आगे नहीं जाएगा जो नहरों का प्रोजेक्ट है। तो लिहाजा उनको भी हकायक की बुनियाद पर और आने वाले जो सालों की प्रोजेक्शंस हैं माहौलियाती तब्दीली के बाद, उसकी बुनियाद पर ये सारी गुफ्तगू होनी है। और यही असल में इस सारे मामले में मुश्किल बनी हुई है कि ये सारा जो है कन्विंस करना एक बहुत बड़ा चैलेंज तो है।
कि गलियों में तो डिस्कस हो रहा है जज्बाती बुनियाद पर, लेकिन जहां एक्चुअल डिस्कशन होनी चाहिए, सिंध की एक्चुअल ग्रीवेंस जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट में सामने आ जानी चाहिए कि वो किस बुनियाद पे कहते हैं कि ये नहीं बनना चाहिए, वो भी अभी तक हमारे सामने नहीं है। सीसीआई के इजलास, ये इसलिए तो कह रहे हैं आप सीसीआई का इजलास बुलाएं तो डिस्कस करें, लेकिन हुकूमत ही रिलक्टेंट है सीसीआई का इजलास बुलाने से। पीपल्स पार्टी तो कह रही है जरूर से उस सीसीआई में अपना केस भिजवाएं और उसके आगे डिस्कशन हो, और ताकि, और ये भी मेरी तवक्को है कि ये इंशाल्लाह मामला जो है वो वफाकी बजट जो जून के आगाज में आना है तब तक इसको हल कर लिया जाए। जाहिर है ये अब तो लगता है कि हुकूमत की मजबूरी होगी इस मसले को हल करना। पीपल्स पार्टी के अगर कुछ मुतालिबात हैं उसको मानना, जाहिर फिर बजट में भी पीपल्स पार्टी टफ टाइम देगी। नहीं, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वो फिर बजट के तनाजर में जो भी इस मामले में गिव एंड टेक होना है, नहर का और दूसरे वसाइल के मामले में और भी इशूज जिन पर हमेशा गुफ्तगू होती है, तो लिहाजा इसको उसमें करके हमें पाकिस्तान ने बहरहाल अपनी जो ज़राअत है, और ये बात जो हम डिस्कशन पे कम आती है, पाकिस्तान की ज़राअत को जदीदियत की अब बेहद ज़रूरत है। हमें उसमें नई टेक्निक्स, और ये जो नया प्रोजेक्ट है ग्रीन पाकिस्तान, इसमें सबसे अच्छी टेक्निक ये है कि कम से कम पानी के इस्तेमाल से ज्यादा फसलें कैसे हासिल की जा सकती हैं। तो अगर ये मॉडल जो है ये आगे बढ़ता है और पूरे मुल्क के लिए एक मिसाल बनती है, तो पाकिस्तान के तमाम ये कंट्रोवर्सी क्या है कि हुकूमत कहती है कि सदर साहब ने जुलाई 2024 को इसकी मंजूरी भी दी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि सदर ने किसी समरी पर इस मामले पर तो बिल्कुल भी सिग्नेचर्स नहीं किए। सदर मुमलिकत पार्लियामेंट में ही कहते हैं कि मैं ऐसे मंसूबों की हिमायत कर नहीं सकता। तो ये इतना बड़ा कोई कॉन्फ्लिक्ट है कि हर कोई कह रहा है कि वो कह रहे हैं कि मंजूरी दी है, और वो अलल ऐलान बबांग दोहल कह रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कि किसी ऐसी समरी पर दस्तखत नहीं किए। अब जाहिर है जब दो मौक़िफ़ होते हैं, एक सच होता है एक झूठ होता है, बीच का तो कुछ नहीं होता। अब कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, इस पे मैं फिर अपनी जाती राय दे सकता हूं कि इस कंट्रोवर्सी में अब नहीं जाना। अब ये इशू रेज हो गया है, ये सिंध की गलियों में रेज हो गया है, ये ओवरऑल डिस्कशन है। इस सारी जो कंट्रोवर्सी है इसको सिर्फ हकाइक के जरिए और पाकिस्तान में मुस्तकबिल में जो हमें ज़राअत में जदीदियत लेकर आनी है, और वो जदीदियत सिर्फ पंजाब में नहीं, सिंध में भी उतनी ही जरूरत है कि हम अपने वसाइल जो हैं, चाहे वो पानी है चाहे वो खाद है, बाकी दुनिया के मुकाबले में बहुत ज्यादा उसको जाया कर रहे हैं। तो हमें इस लो इनपुट से किस तरह मैक्सिमम यील्ड लेनी, इस पे हमें आगे बढ़ना है, और ये सिंध का भी उतना ही मुस्तकबिल का बेनिफिट है। होता यही है जी कि हम अपने मौजूदा जो हालात हैं उसको कायम रखने के लिए मुस्तकबिल की कई कुर्बानी दे सकते हैं कि जी बस पानी को ना छेड़ो, क्योंकि वरना पता नहीं कि क्या हो जाएगा। लेकिन इस पे जो है को कोई खतरा नहीं है, ऐसा कोई चैलेंज मुस्लिम लीग नून हुकूमत अपने लिए नहीं समझते। जब आपने हल्की फुल्की मौसीकी कहा तो इससे तो लगा कि सियासत चमकाई जा रही है। नहीं, देखिए ये तो चलता रहेगा, लेकिन जो बुनियादी इशू है वो यही है कि हमें इस मुल्क को हर किस्म का इस्तेहकाम फराहम करना है, और अल्हम्दुलिल्लाह मुआशी तौर पर अब कोई शक नहीं रहा कि शहबाज शरीफ साहब उनकी काबीना ने मुल्क को मुआशी इस्तेहकाम दे दिया है, और 70 साल में या 60 साल में सबसे कम महंगाई की शरह आ गई। इसका मतलब कीमतें अपनी जगह पर रुक गई, और जो उन्होंने बिजली का रिलीफ दिया है, तो ये जो मुआशी इस्तेहकाम है इसको आगे ले जाने का भी, ये जो ग्रोथ की तरफ हमें जाना है उसमें भी ये जो ग्रीन पाकिस्तान है इसका एक इनिशिएटिव है कि पाकिस्तान में इकोनॉमी को ग्रो करने का जो सबसे तेज तरीन और वसी तरीन तरीका है वो ज़राअत की जदीदियत है। सर इसमें मेरा एक सवाल, हुकूमत बड़ी इस पर अपना इसको क्रेडिट ले रही है, बिजली की कीमतों को कम करना। सवाल ये है कि बिजली की कीमतों में इजाफा, महंगाई में इजाफा ही PDM के दौर से हुआ, इनके दौर में ही कीमतें बढ़ी। अब जब आलमी मंडी में सब नीचे जा रहा है तो उसको कम करना, क्या हुकूमत, क्या हम इसे कामयाबी का नाम दे सकते हैं? देखिए क्रेडिट तो की जंग यहाँ आपके प्रोग्राम में और दूसरे मीडिया पर जारी रहेगी। सवाल यही है कि जो भी इसके आप क्रेडिट दें या ना दें, अगर पाकिस्तान के अवाम का बिजली का बिल कम होता है और उन्हें इस दफा रमजान में सब्जियों के मामले में मेजर रिलीफ जो है वो महसूस हुआ है। छोटी सी मिसाल, 100 की चीज को आप 200 पे ले जाए और वापस 100 पे ले आए तो ये कामयाबी तो नहीं है सर, क्योंकि ऑलरेडी वो 100 पे थी।
तो ये तो हमारे मुखालफों का आर्गुमेंट है, वो देते रहेंगे। लेकिन अगर करियाने की दुकान पर पाकिस्तानी मेरे भाई और बहनों को महसूस हुआ है कि उनकी जो आमदनी है वो पहले से ज्यादा आगे जा रही है या उसमें वसअत आई है इस वजह से कि वो चीजें सस्ती हुई हैं, तो वो जो रिलीफ है वो अपनी जगह पर कायम है। बाकी क्रेडिट की बहस तो हम सियासतदान करते रहेंगे आपस में। सही। ईद के बाद तहरीक इंसाफ ने भी एहतजाज करने का ऐलान किया। उनके मौलाना साहब से भी बातचीत चल रही थी। मौलाना साहब की जमात का भी ये मौक़िफ़ था, अगर तहरीक इंसाफ से बात नहीं बनी हम निकलेंगे। ज़ाहिर है आपको पता है 8 फरवरी 2024 के मामलात को लेकर उनके भी बहुत ज़्यादा ग्रीवियंसेस हैं। तो इतना ज़्यादा इंस्टेबिलिटी सियासत में हर आए दिन बढ़ती जा रही है। कल मुशाहिद हुसैन सैयद साहब मेरे प्रोग्राम में थे, वो बड़े वसूख से ये बात कर रहे थे कि इस साल में इमरान खान का रिलीफ पक्का है। वो कह रहे थे कि मिड ऑफ ये 2025 में बजट के बाद इमरान खान बाहर आ जाएंगे। तो क्या ये कोई डील हो रही है, बातचीत हो रही है, अदालतों से रिलीफ मिलेगा, क्या होगा? मुशाहिद साहब मेरे बड़े भाई हैं, तो लिहाजा मैं तो उनकी बात पर तबसरा नहीं करूंगा। लेकिन इमरान खान नंबर 1, इमरान खान जब बाहर भी थे हमने उनका सामना किया और करते रहेंगे, लेकिन वो किसी जराइम की वजह से अंदर है। मुझे दुख यही है कि ये कहना कि वो जेल भुगत रहे हैं। क्या 9 मई का इतना बड़ा क्राइम हुआ है जो 190 मिलियन, चूंकि लोगों को याद हो गया, लेकिन 190 मिलियन का मतलब है 54 अरब रुपए की करप्शन हुई है कि वो पैसे जो असल में हुकूमत पाकिस्तान के थे वो एक शख्स को दे दिए गए कि वो अपने जुर्माने के लिए अदा कर दे। तो उसमें इमरान खान की जिम्मेदारी है बतौर वज़ीर आज़म। तो लिहाजा वो अपने जराइम की वजह से जेल भुगत रहे हैं। तो डील तो इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में कुछ भी हो सकता है, किसी वक्त भी हो सकता है। वो पैसे किसके पास? वो पैसे किसके पास? पहले कोर्ट में गए, अदालत के पास रहे, हुकूमत के पास बाद में चले गए। इमरान खान ने जाती तो इन पैसों का कुछ नहीं किया। वो पैसे एक शख्स ने, अदालत ने जो उसको जुर्माना किया था, उस जुर्माने की मद में अपना जाती अकाउंट क्लियर करने के लिए अदा की। ये असल करप्शन ये है कि ये जो पैसे जो बराह रास्त हुकूमत पाकिस्तान के खजाने में जाना चाहिए थे, एक शख्स ने अपना जुर्माना अदा करने के लिए उनको अपने इमरान खान को इससे क्या फायदा हुआ? जी उनको ये फायदा हुआ कि अब वो भी अब एक पूरा केस है। मैं यहाँ अगर आप चाहती हैं तो मैं केस रख देता हूँ सामने, लेकिन सवाल यही है कि वो जेल में अपने जराइम की वजह से हैं। और अगर वो कोई गुफ्तगू करना चाहते हैं, मुझे बड़ी खुशी होगी कि पाकिस्तान की अपोजिशन की जमातें जो जाफर एक्सप्रेस और बन्नू और अकूरा खटक के जो दहशत गर्द हैं उनको जल्द पकड़ने के लिए एहतजाज करें। वो कहें इनको फौरन पकड़ें, इनके ऊपर एक्शन करें, क्योंकि पाकिस्तानियों की नाहक जाने गई। लेकिन उसके लिए तो कभी एहतजाज नहीं करेंगे, वो तो एहतजाज करेंगे अपने इख्तिदार के लिए। तो लिहाजा वो इख्तिदार जारी रहेगा। एहतजाज इस पे ऐसे मौकों पर एहतजाज की जरूरत नहीं होती। ऐसे मौकों पर तमाम सियासी जमातों में यूनिटी की जरूरत होती है, इकट्ठे बैठने की जरूरत होती है, मुतफ़िक़ा तौर पर फैसले करने की जरूरत होती है। तो आप देखिए लोगों ना, को लाख इख्तलाफात रहे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक वोट बैंक मौजूद है, एक बड़ी जमात है, तो उस जमात को साइड पे किए बगैर ये फैसले कैसे हो सकते हैं? लेकिन देखिए ना, ये अब एक मैं से कुदरत का संगीन मजाक कहूंगा। ये तहरीक इंतशार की हुकूमत को अभी वजीर आजम नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में नहीं आते, और जब उनकी हुकूमत नहीं है तो तभी वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में नहीं आते। तो लिहाजा ये गैर संजीदा जमात है जिसको पाकिस्तान की आत्मीयत से कोई दिलचस्पी नहीं। 2021 के मौसम खजा में 2 दफा नेशनल, इसी तरह जिस तरह पार्लियामान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी हुई थी, अभी मैं उसका रुकन था, मैं 2 दफा हमने तो अपोजिशन उस वक्त की उन मीटिंगों में आई, शहबाज शरीफ की क़यादत में, बिलावल भुट्टो जरदारी भी मौजूद थे, लेकिन उस वक्त के वजीर आजम ने मुनासिब नहीं समझा, उसको इतनी अहमियत नहीं दी, उनके लिए ये प्रायोरिटी नहीं थी कि हमें नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग करनी है। और यही दिलचस्प बात है कि हुकूमत में होते हुए भी वो गैर संजीदा है, हुकूमत के बाहर होते हुए भी गैर संजीदा। लेकिन नून लीग के अपने लोगों के बयानात में इतना तजाद है। अब तलाल चौधरी जैसे सीनियर लोग जो हैं वो अगर ये बात करें कि बॉर्डर पार से दहशतगर्द नहीं आते, ये तहरीक इंसाफ का किया हुआ सारा कुछ है, इन्होंने लोगों को ला के बिठाया है, बॉर्डर से तो कुछ नहीं होता दहशतगर्दी। तो आप दहशतगर्दी कौन कर रहा है, नहीं कर रहा है, आप उस बारे में जब अपने मुल्क में इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन फैला देंगे तो यूनिटी कैसे आएगी?
नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। खुद बानी चेयरमैन ऑन रिकॉर्ड हैं टेलीविजन पर, और उन्होंने ही नंबर दिए हैं जिनकी वजह से हम आज ये बात करते हैं कि 40 से 50 हजार तहरीके तालिबान पाकिस्तान के दहशतगर्दों को उन्होंने वापस लाकर बसाया था, और वो अकेले नहीं थे। उस वक्त की अस्करी क़यादत भी इसमें शामिल थी, तो उसकी जिम्मेदारी तो उन्हें कबूल करनी है ना। पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग है उसमें प्रॉबेबली शायद सबसे बड़ा ब्लंडर उस वक्त की 2021 में बानी चेयरमैन और उस वक्त की अस्करी क़यादत ने किया, इस तरह की बुज़दिलाना मुसालियत करके। और आज भी आप नोट कीजिए कि उनके जो वजीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा में, उस सूबे में जहां 12 साल से उनकी हुकूमत है, वो अभी भी बुज़दिलाना मुसालियत के दाई हैं। वो कहते हैं हम इनसे नहीं लड़ेंगे, हम इनसे बात करेंगे। तो वो तो अगर जो वजीर आला है वो ये कहता रहेगा कि हम इनसे नहीं लड़ेंगे, तो वो लोग तो फिर अकोड़ा फटक और बन्नू बार बार करेंगे, जो पाकिस्तान बतौर रियासत और एक मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता। तो लिहाजा हमें जो संजीदा इश्यूज हैं उन पर तवक्को ये कि आपने कहा कि सबसे बड़ी जमात है, तो अगर सबसे बड़ी जमात है वो 31% उनको पाकिस्तानियों ने वोट दिए थे, तो सबसे बड़ी जमात को फिर उतनी सबसे बड़ी संजीदगी भी जाहिर करनी है पाकिस्तान के मामलात को हल करने में, बजाय ये तो कि वो लिए आज भी क्या हुकूमत तहरीक इंसाफ के साथ बातचीत करने को तैयार है? जी, हम बिल्कुल तैयार हैं। पाकिस्तान के में रहने वालों के मसाइल, चाहे वो मुआशी हैं, चाहे वो दहशतगर्द के हैं, चाहे वो पाकिस्तान की ओवरऑल वफाक के हैं, हम उनके साथ बैठने के लिए तैयार हैं। लेकिन वो पाकिस्तान के अवाम के मसाइल के हल के लिए नहीं बैठना चाहते, वो तो सिर्फ अपने सियासी मकासद के लिए बैठना चाहते हैं। लेकिन हम आज भी जो है वो चाहेंगे कि हम उनसे बात करें और हकाइक की बुनियाद पर आगे चलें, जो भी उनके मुतालबात। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा खुर्रमदीन साहब मेरे साथ हैं। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। बड़े बड़े ऐलानात और दावों के बाद ये तवक्को थी कि ईद के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत मुखालिफ तहरीक, एहतजाजी तहरीक चलाने की कोई स्ट्रैटेजी देगी, कोई रोड मैप देगी। मगर ये क्या हो रहा है कि पार्टी के अंदर ही एक दूसरे की टांगें खींचने की तहरीक चल निकली है। सवाल ये पैदा हो रहा है कि अगर अपनी ही सफ़ों में इत्तेहाद ना हो तो ऐसे में ग्रैंड अपोजिशन अलायंस किसी दीवाने का ख्वाब ही मालूम होता है। सवाल उठता है कि इमरान खान की रिहाई कराने के लिए ज़रूरी क्या है और जेल से बाहर पार्टी क्या कर रही है। 1.5 साल से जेल में कैद इमरान खान के लिए ज़रूरी था कि पार्टी में इत्तेहाद होता, मगर पार्टी के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं कि उसे निकाल दो तो उसे निकाल दो, उसे पार्टी में ना वापस लो तो उसे पार्टी में वापस ना लो। ज़रूरी था कि पार्टी में एक डिसिप्लिन होता, कोई स्ट्रैटेजी होती, मगर यहाँ तो भांत भांत की बोलियाँ बोली जाती हैं और पार्टी का हर कोई बड़ा बन चुका है। ये भी ज़रूरी था कि PTI अब तक JUI के साथ एक अपोजिशन इत्तेहाद बना चुकी होती, मगर इत्तेहाद बने तो कैसे। आधी पार्टी तो मौलाना के गुन गाती है जबकि आधी आज भी उन्हें विलन मानती है। ये भी ज़रूरी था कि PTI कभी फाइनल कॉल तो कभी सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने से पहले इलेक्शन चोरी पर 8 और 9 फरवरी को ही एहतजाज रिकॉर्ड करवाती, लेकिन वो मौका भी PTI ने ज़ाया किया। क्या ये भी ज़रूरी नहीं था कि PTI बार बार सड़कों पर आने के बजाय अपनी मुज़ाहमती पॉलिसी में थोड़ी सी मुफाहमत लाते, इदारों से इतने फासले बढ़ चुके हैं उसे कम करते, मगर ऐसे नहीं किया गया और उल्टा सख्त मौक़िफ़ रखने वाले जुनैद अकबर ये कह रहे हैं कि ईद गुजर गई, कारकुन तैयारी पकड़ लें जिनकी अपनी सफ़ों में इत्तेहाद नहीं है। ज़रा सुने वो क्या कह रहे हैं। अब ईद गुजर गई, आपने तैयारी पकड़नी है, ये खान साहब हुक्म देंगे, हम रोडों पे होंगे। तो आप सब ने मंडे के दिन से हाथों पे काली पट्टियां बांध के चाहे दफ्तरों में जाओ चाहे बाजारों में जाओ, ताकि दुनिया को ये पता चले कि ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है। ना हम डरने वाले हैं, ना हम झुकने वाले हैं। हम इस सफा जब निकलेंगे तो भूलिया खान निकलेंगे। क्या मामला इतना सादा सा है कि बाजुओं पे कालियां पट्टियां बांध कर ये मामला इतनी आसानी से हल हो जाएगा? नाज़रीन, ज़रूरी ये भी था कि 3 साल हो गए, PTI और इदारों के दरमियान जो फासले कम हुए, ख़त्म होते चले गए, जो खला था इसको पुर किया जाता, क्योंकि अगर ये शायद ये खला ना होता तो आज नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जगह पाकिस्तान में हुक्मरान कोई और होता। क्या ये ज़रूरी था कि PTI अपने बेलगाम सोशल मीडिया को कुछ कंट्रोल करती, तल्ख माहौल को कुछ ठंडा करती? क्योंकि ये जो टूल है सोशल मीडिया का, ये PTI को अगर मकबूलियत दे रहा है तो उतनी ही ज़्यादा सिस्टम की नाराज़गी को भी बढ़ा रहा है। क्या ये ज़रूरी नहीं था कि PTI रियासत और सियासत के फ़र्क को अलग अलग करके आगे बढ़ती? लेकिन आज PTI जितनी मकबूल है
उतनी ही रियासत के ख़िलाफ़ है। बल्कि इल्ज़ाम लग रहे हैं कि इमरान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। क्या ये ज़रूरी नहीं था कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ बार बार राब्ते फेल होने की वजह से राब्ताकारों को बदल दिया जाता? क्योंकि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर तो पिछले 1 साल से बैक चैनल राब्तों का दावा कर रहे हैं, मगर इमरान खान के लिए ज़मीनी हक़ाइक़ नहीं बदले। वो कल भी 1.5 साल पहले भी जेल में गए थे और आज भी वो जेल में ही हैं, कुछ बदला नहीं है। हुकूमती हल्के तो इन राब्तों की बातों को भी PTI की खुद कलामी मानते हैं और ये भी कि इमरान खान तो पहले से कायल हैं, अली अमीन उनको कायल करें जिनसे इमरान खान बात करना चाहते हैं। तो ये तहरीक इंसाफ कर क्या रही है, इसी पर मैं बात करूँगी। साबिक वफाकी वज़ीर सीनियर सियासतदान हैं फवाद चौधरी साहब, जो ये कहते हैं ग्रैंड अपोजिशन अलायंस का आइडिया मेरा था, मुज़ाकरात के लिए जो थी पहली कमेटी मेरी दरख्वास्त पर बनी। फिर वो एक सजेशन देते हैं कि इमरान खान को 3 चीज़ों की ज़रूरत है। एक तो उन्हें दुरुस्त इन्फॉर्मेशन चाहिए, मालूमात चाहिए जो नहीं पहुँच रही हैं। दूसरा उनको वो कहते हैं सियासी मुशावरत चाहिए, वो भी नहीं मिल रही है। तीसरा उनके सियासी प्लान पर स्ट्रैटेजी जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन, एक हिकमत अमली जो है स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ये सब कुछ नहीं हो रहा है बकौल फवाद चौधरी साहब के। मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया फवाद, आपने वक्त दिया। फवाद, एक ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस बनना था, बड़े दावे थे PTI के कि हम मौलाना को मिला लेंगे अपने साथ। आपकी भी मौलाना साहब से मुलाकातें हुई, क्यों ये ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस बन नहीं पा रहा है? क्या आपको लगता है कि नहीं बनेगा, मौलाना नहीं चलेंगे? और ये सबको पता है कि मौलाना का साथ चलना ज़रूरी है इस हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए। मेरा ख्याल है शाज़िया, एक तो अपने इंट्रो के अंदर जो सियासी तज्जिया दिया है वो अहाता करता है, ज़्यादातर जो मामलात हैं उनका बड़ा अच्छा अहाता करता है, और यही चैलेंजेस हैं जिसको आपने अपने इंट्रो में बताया है तहरीक इंसाफ के। और ना इस वक्त तहरीक इंसाफ तो समझिए कि बंदर के हाथ में माचिस आई हुई है, ना वो अपनी तबाही भी कर रहा है, वो हमें भी कुछ नहीं करने दे रहे, और इमरान खान जो है वो सफर कर रहे हैं। और सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हम खान साहब को आज 600 दिन से ऊपर हो गए हैं और उनको जेल से बाहर नहीं ला पाए। अली अमीन गंडापुर साहब से मैंने ये कई दफा ये बात कही, मैंने कहा देखे, लोगों ने आपको कोई अस्पताल, सड़कें ठीक करने के लिए, स्कूल के लिए आपकी कारकर्दगी जज नहीं होगी, या जिस तरह अभी आपने अपना व्हाइट पेपर दिया है उससे आपकी कारकर्दगी जज नहीं होगी। आपका कामयाबी और नाकामी सिर्फ एक फैक्टर के ऊपर है कि आप इमरान खान को बाहर निकाल पाए या नहीं निकाल पाए। एंड आंसर इज आप नहीं निकाल पाए, इसलिए आप एक नाकाम हुकूमत है। दूसरी तरफ देखिए, जो इस वक्त जो जिस तरह आपने जो सवाल पूछा, फजलुर रहमान साहब 101% अपोजिशन के साथ रहना चाहते हैं, वो PTI के साथ मिलके अपोजिशन करना चाहते हैं। लेकिन देखिए, इतनी नॉन सीरियस टीम के साथ, इतने अंडर 19 प्लेयर्स के साथ कौन सीरियस लोग जो हैं वो उनके साथ खेलना चाहेंगे? आप देखिए, जो सलमान राजा हो गए या रऊफ हसन हो गए या गौहर हो गए और बाकी लोग हो गए, PTI का एक अलमिया तो यह है कि जो KP PTI है वो आपस में दस्तों गिरेबां है, और वही असद कैसर जैसे, शिबली फराज जैसे लोग भी तो मौजूद हैं ना फवाद। शिबली फराज तो ज़हनी तौर के ऊपर अब स्टेबल नहीं रहा, उसे तो सूरतमंद सियासत से रिटायर हो जाना चाहिए और अपना चेकअप वगैरह कराना चाहिए। और शिबली फराज तो मेंटली दुरुस्त नहीं रहा। असल में असद कैसर साहब जो है वो तो बाहर है। मेरी तो सच्ची बात यह है कि खान साहब से दरख्वास्त ये थी कि आप डॉक्टर आरिफ अलवी, असद कैसर और शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर मबनी एक कमेटी बनाए जो कि ये अलायंस के मामलात और उनको देखे। और जिस तरह आपने कहा, मेरी मौलाना साहब से मुलाकातें हुई, बार बार हुई, और मैं उनको जानता भी हूँ, मेरा बहुत एहतराम का ताल्लुक भी है। वो लेकिन आप देखें ना, अगर चीफ जस्टिस लेटर लिखता है और आपके सारे वकील सिर्फ अपनी हाजिरी लगाने के लिए वो फौरन वहां पहुंच जाते हैं और आप जमीयत को पूछते ही नहीं हैं, आप जो ज्वाइंट कमेटी में जाने का फैसला है वो भी आप खुद ही कर लेते हैं, आप पीपल्स पार्टी और नून लीग से मुज़ाकरात का फैसला भी खुद ही कर लेते हैं और किसी इत्तेहादी को एतमाद में नहीं लेते, तो मुझे आप बताइए कौन आप पे एतबार करेगा? और इन्हीं की बचगाना हरकतों की वजह से ही ये अलायंस जो है वो आगे नहीं बढ़ पाया। तो ये तो इस मौलाना के बगैर इनके एहतजाज की क्या वक़्त होगी, क्या वैल्यू होगी? अभी आपने जुनैद अकबर को सुना, मंडे से कहते हैं पट्टियां बांध ले और बताएं लोगों को कि हमारे साथ गलत हुआ है। जुनैद साहब, जुनैद जो है वो बिल्कुल मेरे भाइयों की तरह है, बड़े दलेर आदमी हैं, बड़े लॉयलिस्ट हैं इमरान खान साहब के।
लेकिन देखिए ना, इससे पहले उन्होंने संजानी का जलसा किया था ना, और तमाम तर हुकूमत होने के बावजूद, वसाइल होने के बावजूद कोई इम्पैक्ट उसका नहीं आया। हाँ। अब ये तो तय है ना कि जब पीटीआई अगर अपनी रवायती एहतजाजी सियासत को जारी रखेगी तो इम्पैक्ट नहीं आएगा। इसके लिए एक हांडी है ये मूवमेंट, इसमें सारे मसाले जब तक पूरे नहीं होंगे आपकी हांडी अच्छी नहीं बन सकती। और सच्ची बात यह है कि मौलाना फजलुर रहमान के बगैर इस वक्त स्ट्रीट पावर जो है वो पीटीआई की जरूर है, लेकिन जो एक जिसको वो कहते हैं ना कि सड़क को गर्म करने की जो सलाहियत है वो पीटीआई में पता ये चला है कि उस तरह की नहीं है। वो हांडी सियासतदानों के मसालों से जबरदस्त बनेगी या वकीलों के मसाले से? देखिए, तीन ही कुव्वतें हैं जिनके पास स्ट्रीट पावर है। मौलाना फजलुर रहमान है, वकला है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। तीन ही ताकतें हैं, और जब तक ये तीनों इकट्ठे नहीं होते गवर्नमेंट को उस तरह का बड़ा चैलेंज जो है वो मिल नहीं सकता। अगर दो भी इकट्ठे हो जाए तो भी गवर्नमेंट कमजोर है बहुत ज्यादा। देखिए ना, आप अगर गौर करें तो हुकूमत छोटी बातों के ऊपर भी पैनिक कर जाती है, क्वर्जन पे आ जाती है, पर्चों पे आ जाती है, पीका लॉ लगा दो, ये कर दो, वो कर दो, क्योंकि उनको खौफ है ना अंदर से। तो एक खौफजदा हुकूमत को आपको बैकफुट पे डालने को मुश्किल नहीं होनी चाहिए। लेकिन फवाद में एक चीज समझे ना, और समझाएं भी कि किस हुकूमत के खिलाफ आप लोग एहतजाज करें, जो बकौल आप लोगों के जिनके पास इख्तियार नहीं है उनको ला के बिठाया गया। इवन के नून लीग के अपने लोग कहते थे हाँ जिन्होंने ला के बिठाया वो चला भी लेंगे। तो मतलब कि एहतजाज होना किसके खिलाफ है? उनके खिलाफ जिनके पास इख्तियार ही नहीं है, और या उनके खिलाफ जिनके पास ताकत है सारी? शाज़िया, अल्टीमेटली मुज़ाकरात ही होने होते हैं। अल्टीमेटली बातचीत ही होनी है। आप ये चाहते हैं बुनियादी तौर के ऊपर कि आपसे जो एस्टैब्लिशमेंट है और हुकूमत है वो मेज पे बैठे और मुज़ाकरात करे। अब सवाल ये है कि वो अगर वो समझते हैं कि हम उस वक्त तक क्यों मुज़ाकरात करें जब तक हमें कोई मजबूरी नहीं है। अब आप उनकी मजबूरी बनाने के लिए आप जो है वो आप एहतजाज करते हैं। ये अनफॉर्चुनेट होता है कई दफा कि एहतजाज जो है वो हाथ से निकल जाए। असूली तौर के ऊपर हुकूमत में इतनी अकल होनी चाहिए कि वो इससे पहले ही बातचीत करें, लेकिन अब तक के मामला से हमें लगा है कि नहीं, वो तो बड़े स्टबन है और वो तो चाहते हैं कि जब तक मामला आखिर तक नहीं पहुंचेगा हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। तो अब आपने उसके मुताबिक स्ट्रेटजी बनानी है ना, अपने मुखालिफ के मुताबिक। उसके लिए आपने तो उसमें आप कह रहे हैं कि गंडापुर साहब नाकाम हुए हैं। जाहिर है ऐसा तो नहीं है कि मुज़ाकरात हुए ही नहीं या एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते रहे नहीं, बिल्कुल हुए, बिल्कुल बातचीत हुई, अलल ऐलान ये लोग बात करते थे। तो कमी तो फिर हम इन सियासी लोगों में है ना कि वो कायल नहीं कर पाए। देखिए, खान साहब ने मुझे खुद ये बात कही। उन्होंने मुझे कहा कि मेरे पास कई दफा आ जाते हैं कि आप बनी गाला चले जाएं, तो उधर नथिया गली चले जाएंगे, हो जाए वो हो जाए। तो मैंने वहां जाके क्या करना है? इमरान खान को जो मैंने उनकी ट्रांसफॉर्मेशन जो देखी है अपने सामने या जो चीजें देखी हैं, देखिए उन्होंने जो है वो अपनी जात के ऊपर वो कोई जो है वो ये नहीं करेंगे कि वो कोई अपने मौकफ से पीछे हटें। जितना मैं खान साहब को जानता हूँ, जितना मैं समझता हूँ, वो अपनी जात के लिए कुछ नहीं करेंगे। लेकिन मसला यहाँ पे ये आ रहा है कि जो आपने माहौल क्रिएट करना है, चीजें करनी, जिस तरह अली अमीन का और केपी गवर्नमेंट का तो मैंने आपको बता दिया ना कि मेरी नजर में एक ही कामयाबी है, आप इमरान खान को ले आते बाहर, आप कामयाब थे, आप नहीं ला सके, अपना काम है, और तो कोई क्राइटेरिया ही नहीं ना। और यही टू बी फेयर विद जो केपी की लीडरशिप है या पंजाब की लीडरशिप है, उनका भी यही क्राइटेरिया, और तो कोई क्राइटेरिया नहीं। कल मुशाहिद साहब मेरे प्रोग्राम में थे, मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, वो कह रहे थे कि ये पाकिस्तान की तारीख रही है। बीबी के लिए भी अमेरिका ने डील कराई, अमेरिका के कहने पे हुआ। 2000 में नवाज शरीफ साहब को यहाँ से भेजा, किसने डील करवाई? बिल क्लिंटन साहब ने, अमेरिका ने। वो कह रहे थे इस बार भी ऐसा ही होना है, बल्कि हो रहा है। वो जो कहते हैं मुज़ाकरात की गेम चली है, उधर के कहने से ही चली। जो हालात में थोड़ी बेहतरी आई है उधर की वजह से ही आई। उन्होंने वसूख से ये बात कही, आपको पता है वो खबर ही देते हैं हमेशा कि बजट के बाद इमरान खान बाहर होंगे। अब उसकी शक्ल क्या होगी? डील की शक्ल में बाहर आते हैं या अदालतों से रिलीफ के जरिए, लेकिन वो कह रहे थे कि बजट के बाद इमरान खान बाहर होंगे। शायद अदालतों की तो कोई अहमियत हैसियत रह नहीं गई ना, वो तो ऐसे मजाक ही है। देखिए, एंगेजमेंट में अमेरिका का रोल रहा है हमेशा, कोई शुबा नहीं है। सऊदी अरेबिया, अमेरिका, चाइना, ये पाकिस्तान में उतनी ही बड़ी रियलिटीज हैं जितनी हमारी अपनी एस्टैब्लिशमेंट रियलिटी है। तो ये तो बिल्कुल ठीक है, मुशाहिद साहब की बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन देखिए, अमेरिका को जब जरूरत होती है ये करते हैं तो तभी वो करते हैं ना।
पाकिस्तान में भी पहले तो देखें, मेरे लिए पर्सनली इस वक्त ये बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज है कि वहां पे जिस तरह से जो विल्सन एक्ट लाए हैं वो, और उसको इंडियन लॉबी जो है वो तो उनके लिए तो बनंजा हो गया। वो तो लुटियां डाल रहे हैं कि पाकिस्तानी आपस में लड़ रहे हैं और इस तरह की लेजिस्लेशन जो है वो आ रही है। और हम अपनी तो कुछ सोचने को तैयार ही नहीं है। बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है, केपी में जो कुछ हो रहा है, इसमें जाहिर है हम तो नेशनलिस्ट हैं। हमारा तो पाकिस्तान की एक यगानगत, उसकी अहमियत, वो बड़ी अहमियत रखता है। और अनफॉर्चुनेटली मेरे हल्के में बच्चे शहीद हो रहे हैं रोजाना जेलम में। तो हमारे लिए तो ये बड़ा एक पर्सनल लॉस है ना, जिस तरीके से हम आगे जा रहे हैं। तो ये एक जो इस वक्त हालात हैं उसमें अमेरिका की मुदाखलत जो है वो डेफिनेटली एक ऐसी चीज होगी जो स्टेबिलिटी दे सकती है पाकिस्तान को। बट नॉनदलेस हमें खुद भी तो कुछ सोचना चाहिए, और वो अगर हम सोचने को तैयार नहीं है, पीटीआई को इंटरनल प्रेशर, और अभी ये जो हुआ है, जो अलीमा बीबी ने कहा है कि मैं ट्यूसडे को अगर मुझे मुलाकात नहीं करने देते तो मैं एहतजाज के ऊपर वहां बैठूंगी, आई थिंक ये एक बड़ा अच्छा स्टेप है। अलीमा बीबी, अब लोग आखिरी कोशिश आप देखें बुशरा बीबी ने की थी इमरान खान को बाहर लाने की, अब अलीमा बीबी और ये उनकी बहनें ये एफर्ट कर सकते हैं, लोग जुड़ते हैं उनके साथ। अच्छा, पहले जेल इंतजामिया के कहना ईद के दिनों में कोई मुलाकात नहीं होगी, फिर आपको पता है कि गंडापुर साहब चले जाते हैं, 2 लोग और साथ मुलाकात करने के लिए चले जाते हैं, बैरिस्टर सैफ चले जाते हैं। तो इसमें आपको कुछ लगता है कि बातचीत, डील, क्योंकि अभी भी कहा जा रहा है कि इमरान खान ने दोबारा से ग्रीन सिग्नल दिया है कि आप जाएं और बात करें, फिर से एक दफा टास्क दिया है गंडापुर साहब को? नहीं, कोई ऐसा नहीं, मुझे एग्जैक्टली पता है क्या गुफ्तगू हुई। अच्छा। क्या बात हुई? इमरान खान का जो पहली बात मौकफ है वही मौकफ अब भी है, कोई उसमें कोई तब्दीली नहीं है। इमरान खान चाहते हैं कि चले बातचीत हो, उसमें ऊपर तो वो कभी इनकार नहीं करते, बट उनकी अपनी शराइत है। और सच्ची बात यह है कि मुझे ये लगता है कि अभी तक हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई की ये जो लीडरशिप है, दोनों के पास कोई फॉर्मूला नहीं बन सका कि आखिर हम एंड रिजल्ट क्या चाहते हैं। मेरी अपनी नजर में तो बड़ा वाज़ेह है, एंड रिजल्ट इलेक्शंस हैं, इलेक्शंस कब होने हैं ये सारी बातचीत है। लेकिन अगर फवाद चौधरी को दोबारा मुलाकात करने का मौका मिले इमरान खान से, तो आप क्या मशवरा देंगे खान साहब को इस सिचुएशन? देखिए, मेरा तो बड़ी सीधी बात है, मैं तो खान साहब से पहले भी, बल्कि मैंने जब मिला हूं तो भी मैंने बात की है कि देखिए सर, बातचीत तो एक ही है कि इलेक्शन कब होने हैं। हुकूमत कहेगी जी हम 2.5 साल बाद कराएंगे, आप कहेंगे कि आप 6 महीने बाद करा दें। तो ये जो दरमियान में 2.5 साल और 6 महीने के दरमियान में जो एक आप समझिए कि मुद्दत है, ये मुज़ाकरात हैं और एंगेजमेंट इस पे होनी है, इसके अलावा और क्या बात होनी है। और दूसरा बात यह है कि इमरान खान की फौरी रिलीज का तो देखना मतलब यह है कि हुकूमत गिर जाएगी, क्योंकि इमरान खान तो अडयाला जेल के दरवाजे के ऊपर आएंगे तो फिर तो पेशावर से लाहौर तक सारी सार होंगे ना, जिस किस्म का इसमें कहते इमरान खान का कद है। तो हुकूमत वो उनको अडयाला सनाउल्लाह सही कहते हैं कि इमरान खान बाहर आएंगे तो हम किधर जाएंगे, हम तो अंदर ही जाएंगे। देखिए ये बात अब देखो ना, ये पीटीआई की और इमरान खान की ये जिम्मेदारी है कि राना सनाउल्लाह हो, नवाज शरीफ हो, पीपल्स पार्टी हो, उनको ये तसल्ली हो कि कल ये आएंगे तो ये हमारे खिलाफ कोई कार्रवाइयां नहीं शुरू कर देंगे। ठीक है ना, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जिसके ऊपर अभी तक इमरान खान की शायद वो इस तरह की, ज़ाहिर आप वो बिटर होंगे, वो जेल में इतने बिटर होंगे, लेकिन ये वो एरिया है जिस पे असल में सोचने की जरूरत है कि हम क्या इकदाम करें और टेम्परेचर कैसे नीचे लेके आए। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, आप टेम्परेचर नीचे लेके आए जिसमें बातचीत शुरू हो सके। अभी तो हुकूमत और पीपल्स पार्टी का जो टेम्परेचर एक दूसरे के साथ ऊपर गया है, ये वक्ती क्या आप इसको कहेंगे, सियासी दुकानदारी जो है वो चमकाई जा रही है। आपको पता है पिछले साल भी बजट में बड़ी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बातें की थी पानी के मसले पे, जो किनाल्स के मसले पे चल रहा है। ये हल्की फुल्की मौसीकी समझें या कोई सीरियस टेंशन नहीं है हुकूमत को? नहीं, देखें ये हुकूमत को तो खैर इसका नून लीग से तो इसका ताल्लुक नहीं है, लेकिन जो हालात हैं उसमें ये नहर के प्रोजेक्ट तो अब नहीं बन सकते। उसकी वजह यह है कि देखें आप पहले केपी में इतनी बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं, उसके बाद आप बलूचिस्तान में फंस जाएंगे और आप पानी के ऊपर आप जो है ये तो नहीं कर सकते। कल बिलावल भुट्टो की तकरीर बहुत अच्छी तकरीर थी और उन्होंने जो कहा कि जो फेडरेशन के खिलाफ खड़ा होगा वो उनसे मैं लड़ूंगा। देखिए इसलिए मैं बार बार आपको याद कराता हूँ कि पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, पीटीआई हो, ये एसेट है पाकिस्तान का। ये फेडरेशन की बात करते हैं, ये आइन की बात करते हैं। अगर पीपल्स पार्टी नहरों के खिलाफ लेट से स्टैंड नहीं देती तो फिर नेशनलिस्ट ले लेंगे और आपके सिंध में भी एक मुसीबत शुरू हो जाएगी। देखिए ये मुमकिन नहीं होगा, आपको ये बड़ी इंट्री केसेस हैं जिसके ऊपर आपको सोच समझ के चलने की जरूरत है। और आई थिंक बिलावल भुट्टो स्पोक वेरी वेल यस्टरडे और उन्होंने दोनों तरफ की
बात कही है, और पीपल्स पार्टी इसके ऊपर नहरों के ऊपर अपनी पोजीशन से पीछे नहीं हट सकती, क्योंकि अगर पीपल्स पार्टी हटेगी उनकी पॉलिटिक्स सिंध में खत्म हो जाएगी। बहुत शुक्रिया साबिक वफाकी वजीर सीनियर सियासतदान फवाद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया फवाद, आपने वक्त दिया। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। हुकूमत की तरफ से घरेलू सार्फिन के लिए बिजली 7 रुपये 41 पैसे जबकि सनती सार्फिन के लिए 7 रुपये 59 पैसे फ़ी यूनिट सस्ती की गई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बिजली की कीमतों में कमी को आवाम के लिए ईद का तोहफ़ा करार दिया है। कुछ रोज़ पहले आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम हुई थी तो ज़ाहिर है ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि पाकिस्तान में पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में 10 से 15 रुपये फ़ी लीटर कमी हो सकती है, जो होनी चाहिए थी। मगर हुकूमत की तरफ से ये अनाउंस हुआ कि आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत में कमी का फ़ायदा आवाम को बिजली की कीमतों में देंगे। हुकूमत बिजली की कीमतों में कमी को अपनी कामयाबी मान रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तो यहाँ तक कह रहे हैं कि आज वो वादा पूरा हो गया जिसका ऐलान मियां नवाज शरीफ ने अपने मंशूर में किया था। क्या कहा उन्होंने, ज़रा देखिए। पाकिस्तान की माशी तरक्की इस्तेकाम के हवाले से आपको एक खुशखबरी सुनाने आया हूँ। आज घरेलू सार्फिन के लिए 7 रुपये 41 पैसे फी यूनिट उसको हम मुहैया कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से वादा पूरा हुआ जो मुस्लिम लीग के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने अपने मंशूर में इसका इरादा किया था। अब सवाल ये है कि क्या आलमी मंडी में तेल की कीमतों का रिलीफ बिजली बिलों में देना, क्या ये हुकूमत की कामयाबी माना जा सकता है? नवाज शरीफ के पुराने साथी शाहिद खाकान अब्बासी तो इसे हुकूमती कारकर्दगी मानते ही नहीं। हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं है। तेल की कीमतें कम होती है, बिजली की कीमत कम हो जाती है, कल फिर बढ़ जाएगी, तेल बढ़ेगा फिर बढ़ जाएगी। बिजली का मुस्तकिल हल क्या है, ये जरा हुकूमत बताए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बिजली सस्ती करने के हुकूमती ऐलान को आवाम की आंखों में धूल झोंकने की नाकाम कोशिश करार दिया है। PTI रहनुमा हमाद अजहर कहते हैं कि PDM हुकूमत ने बिजली की कीमत में 200% से ज़ायद इजाफा किया था और सिर्फ 14% कमी की है, वो भी पेट्रोलियम लेवी को दुगना करके। नाज़रीन आपको याद होगा जब अप्रैल 2022 में इमरान खान की हुकूमत का खात्मा हुआ तो उस वक्त पेट्रोल की कीमत 150 रुपये फ़ी लीटर और बिजली की कीमत 25 रुपये फ़ी यूनिट थी, जो आज 7 रुपये की कमी के बावजूद 38 रुपये फ़ी यूनिट है। हुकूमत की तरफ से ये क्रेडिट भी लिया जा रहा है कि महंगाई 6 दिहाइयों यानी 60 साल की कम तरीन सतह पर आ गई है। जब इमरान खान की हुकूमत का खात्मा हुआ तो उस वक्त महंगाई की शरह 14% पर थी, जो PDM के अपने दौरे हुकूमत पर 38% पर पहुँच गई थी और आज ये शरह कम होकर 1.5% पर आ गई है। तो सवाल ये है कि अपनी ही बढ़ाई हुई महंगाई को कम करना, क्या ये क्रेडिट लेना इस पर दुरुस्त है? सवाल ये भी है कि महंगाई की शरह सिंगल डिजिट पर आने के बावजूद आम आदमी की ज़िंदगी पर कोई असर क्यों नहीं पड़ा? एक सर्वे के मुताबिक होशरुबा महंगाई अवाम की ईद की खुशियाँ निगल गई है। बाज़ारों में ईद सीज़न अच्छा उस तरीके से नहीं रहा क्योंकि दुकानदारों का 70% सामान बिक ही नहीं सका। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त 11 करोड़ से ज़ायद लोग ख़ते गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो क्या हुकूमत का महंगाई में क्रेडिट लेना बनता है? मैं बात करूँगी हमारे मर्शी डॉक्टर खाकान नजीब साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, जैसे मैंने अपने इंट्रो में भी जिक्र किया कि PDM के दौरे हुकूमत में उन्हीं के दौर में महंगा हुआ। आज जब आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम हो रही हैं तो ज़ाहिर है बिजली का कम होना तो बनता है। तो आज कम अगर बाहर की दुनिया के माहौल की वजह से हो रही है, दुनिया की आलमी मंडी की कीमतों की वजह से हो रही है, तो इसमें क्या हुकूमत का क्रेडिट लेना जायज़ है? क्या ये इनकी कारकर्दगी का नतीजा है? शाजी साहब, एक तो बात ये है कि इस वक्त 7.5 रुपए पास थ्रू हुआ है, उसका अगर हम डाइसेक्शन कर लें, अथॉरिटीज ने खुद भी इस पे बात की है, इज द फॉलोइंग। एक तो ये है कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है 1.5 रुपए 2 रुपए के करीब, जिसका मतलब जो आपने एक्सप्लेन किया कि आलमी मंडी में तेल की कीमत कम हुई, पर जो अथॉरिटीज़ का काम उसमें एडिशनल है वो ये है कि अगर रुपए की कीमत स्टेबल ना होती 280 रुपए के करीब तो फिर ये पास थ्रू ना मिलता। सो एक तो वहाँ से आ रहा है।
दूसरा, अगर आपने 10 रुपए जो PDL में बढ़ाया उससे 17 अरब रुपए मालाना और 200 अरब जो पेट्रोल डलवाएंगे अपनी गाड़ी में, जो डीजल डलवाएंगे, उनकी जेब से निकलेगा, वो यहाँ पे आ रहा है। एक क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट है जो कम हो रही है, सो वो ये सिर्फ जून क्वार्टर के लिए है। ये दो चीज़ें तो परमानेंट रह सकती हैं अगर तेल नीचे रहे, बट वो जो तीसरी है वो वहाँ से आ रही है। और 1 रुपया आ रहा है 791 रुपीज़ का कैप्टिव, यानी कि जो इंडस्ट्री अपना खुद बिजली बनाती है उसकी गैस की कीमत बढ़ा के आ रहा है। मेरा ख्याल है कि जो क्वार्टरली टैरिफ की एडजस्टमेंट है उसमें शायद जो IPPs के माहिदे रीडू हुए हैं उसका थोड़ा सा आंसर भी आ रहा हो। सो ये 4 चीज़ें हैं, ये अगले क्वार्टर के लिए आपको एक रिलीफ है। होपफुली कि ये जून के बाद इसको एडजस्ट करके आगे चला सकते हैं। अभी तो आपने बजट देना है, उसमें IMF की इतनी शरायत हैं। अभी तो कह रहे हैं ना शहबाज शरीफ साहब के IMF को मैंने मनाया, शुरू में तो वो मान नहीं रहा था, फिर मैंने बात की, IMF का खोया हुआ एतमाद बहाल किया। तो IMF इतनी आसानी से मानता तो नहीं। IMF को भी तो नजर आ रहा है ना कि भाई दुनिया में आलमी मंडी में कीमतें कम हो रही हैं, इस पर तो देना बनता है। सो प्राइस पास थ्रूज होते हैं, जब FPA बढ़ता है तो कीमत बढ़ती है, जब तेल की कीमत कम होती है तो वो FPA यानी कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या आपके जो 10 रुपए PDL देने की आपकी गुंजाइश पैदा हुई वो भी इसीलिए हुई कि तेल की कीमत आलमी मंडी में कम हुई। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। देखिए, आपने 2 और बातें की हैं। एक तो ये है कि मैं हमेशा कहता हूँ कि महंगाई नहीं कम हुई, चीज़ें 0.7% पिछले मार्च से इस मार्च में महंगी हुई हैं, पर उनके बढ़ने की रफ्तार में एक खातिर खा कमी आ गई है। और इसकी मेजर जो IMF की एंगेजमेट है वो ट्रेडिशनली यही करती है कि इकोनॉमी को स्लो करके। अगर महंगाई कम नहीं हुई तो सिंगल डिजिट पे जो महंगाई आई है 14% से, ये फिर क्या मामला है सारा? So let me explain this again because I think बहुत इस पर confusion है, so अच्छा है आपने पूछ लिया। पिछले मार्च 2024 में जब हम खड़े थे तो एक साल में, यानी कि 2023 मार्च से 2024 मार्च तक कीमतें 21% बढ़ी उस बास्केट की जो CIP यानी कि हमारा जो CPI इन्फ्लेशन जिसको हेडलाइन कहते हैं, जिसमें अशाए खुर्दोनोश भी हैं, आपकी जो हेल्थ, एजुकेशन, कॉस्ट ऑफ लिविंग भी है, सब चीज़ें मिलाकर फूड, ये जो बास्केट है उसकी कीमतें 21% बढ़ी थी। अब फिर एक साल और गुजरा, इस मार्च में बनिस्बत लास्ट मार्च के कीमतें सिर्फ 0.7% बढ़ी हैं। सो ज़रूर बढ़ी हैं कीमतें, बट बहुत कदरे कम बढ़ी हैं। तो कहने की बात यह है कि जो मैक्रो स्टेबिलिटी का लफ्ज़ यूज़ किया जाता है वो IMF की एंगेजमेंट के बाद डिमांड तोड़ी किस तरह। जब आपने पॉलिसी रेट 22% तक किया तो लोगों ने गाड़ियां कम खरीदी, लोगों ने ईंधन कम खरीदा, लोगों ने तेल कम यूज़ किया, लोगों ने कंस्ट्रक्शन कम की। जब सब चीज़ें कम बिकी तो कीमतों में एक ठहराव आ गया बिकॉज डिमांड टूट गई। और दूसरी तरफ ये हुआ था कि लास्ट ईयर व्हीट बम्पर हुई थी, तो फूड प्राइसेस एक्चुअली नेगेटिव हैं मार्च में कंपेयर टू लास्ट मार्च। तो आप नहीं मानेंगे इसे ईद का तोहफा? तो उसको आप बड़ा ये समझें, बट सर्टनली एक क्रेडिट आप अथॉरिटीज़ को ये ज़रूर दीजिए कि पाकिस्तान में जो मैक्रो स्टेबिलिटी IMF के साथ उन्होंने जो भी एग्री किया था वो पूरा किया, एंगेज किया, उससे एंगेज किया। उससे कुछ कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है उसमें आपको मौका ही क्यों मिला, FPA क्यों कम हुआ? क्योंकि रुपया स्टेबल हो गया। सोचिए एक ज़माने में रुपया 315 325 पे चला गया था, तो आपको ये करने का मौका ना मिलता। फिर जो आपको निगोशिएट भी करने का मौका IPP से मिला है। शाजी साहब ये भी तो याद रखिए ना कि एक मुल्क में जब डिफॉल्ट से निकले, इस सारे कंफर्ट में आए, तो फिर आप एक थोड़ा सा आप में एक जिसे कहेंगे जान पैदा हो गई स्टेट में कि अब वो निगोशिएट आउट कर सकती है। दुनिया के कर्जे समझते हैं कि इस हुकूमत को सोलर को इतना सपोर्ट करना चाहिए, इतनी वाफिर बिजली आपके यहाँ बन जाएगी कि आप संभाले नहीं संभलेगा सारा कुछ भी। तो IPP से निकलने का एक बहुत अच्छा रास्ता नहीं है कि आप सोलर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर दें, घर घर सोलर लगवा दें आप? शायद साहब जो आपने शुरू में एक और बात रखी, देखिए ये जो निर्ख कम करना है, ये बहुत डिस्कशन चली गई है कि प्राइसेस कैसे रिड्यूस करनी है।
असल बात जो है वो ये है कि क्या हम कोई इन 10 डिस्कोस को प्राइवेट तहवील में दे पाए हैं? हम 77 साल से नहीं दे पाए, 92 से तो हम कोशिश कर रहे हैं इस रिफॉर्म के अंडर। तो एक तो ये काम है, अब भी PIA करने गए, डिफिकल्टी आई। सो ये एक स्ट्रक्चरल वर्क है जो हमें करना है। फिर हम कहते हैं कंपेटिटिव मार्केट बनाएंगे। मैं 11 साल से सुन रहा हूँ, इसका रेगुलेटर का बहुत बड़ा हाथ है। मैं फिर कहता हूँ कि पाकिस्तान में एक एनर्जी रेगुलेटर होना चाहिए जो नेपरा और ओगरा को कंबाइन करके एक प्रोफेशनल रेगुलेटर हो, जो एक मार्केट बनाए और कंपटीशन हो। जैसे आपने देखा, हमने पाकिस्तान में कामयाबी से एक टेलीकॉम मार्केट बनाई हुई है ना। आपके पास 3-4 प्रोवाइडर हैं, आप किसी से भी ले लें, प्राइसेस भी नीचे आई हैं, एफिशिएंसी भी बढ़ी है, आपको सर्विस डिलीवरी भी बेहतर हुई है। हम ये नहीं कर पाए। फिर जो आपने सोलर का जिक्र किया, देखिए 27 रुपए पे स्टेट आपसे सोलर खरीद रही थी जो आप घर में प्रोड्यूस कर रही थी। ये तब था जब 2.5 साल पहले आप घर में अगर 30 लाख का सोलर लिखवाती थी, वो आज 15 लाख का हो गया। यानी कि आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल आधी हो गई। स्टेट ने ये कोशिश की कि इस पॉलिसी को रीथिंक किया जाए। मैं फिर कहता हूं कि कोशिश अगर सही भी थी तो उसको अमली जामा पहनाने में इतनी मुश्किल आई कि आप कह रहे हैं कि हम स्टेक होल्डर्स से डिस्कस करेंगे। तो हियर इज अ प्रोफेशनल एनर्जी मिनिस्ट्री का रोल कि वो प्रोफेशनल्स ये तहकीक, ये जिसे कहेंगे स्टेक होल्डर कंसल्टेशन, इसकी मैनेजमेंट इतनी अच्छी करें कि आपको पॉलिसी देकर वापस ना लेनी पड़े। और आखिरी बात, अगर 94 और 2002 की पॉलिसी में बड़े सुखम थे, अभी 2015 की भी पावर पॉलिसी में हमें बहुत डिफिकल्टी आ रही है कि CPEC के प्रोजेक्ट्स रीनिगोशिएट होने हैं, ये सारा काम होना है। अब ये मौका है कि प्रोफेशनलाइज करें। हमें आज भी एनर्जी सेक्टर के स्ट्रक्चरल मसाइल हल करने हैं, तब ये देर पा सस्टेनेबल बनेगा और कीमतें लॉन्ग टर्म के लिए डाउनवर्ड ट्रेंड में जाएंगी। सही, बहुत शुक्रिया हमारे मौशिया डॉक्टर नजीब साहब मेरे साथ थे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन फीडबैक दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।